नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। गुजरात का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया गया है मुख्यमंत्री को छोड़कर। मुख्यमंत्री सहित अभी 17 मंत्री थे, अब उनकी संख्या बढ़ाकर 26 कर दी गई है और एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी अपॉइंट कर दिया गया है जो हर्ष सांघी हैं। अभी तक वो गृह राज्य मंत्री थे, गृह राज्य मंत्री से सीधे डिप्टी सीएम बन गए। गुजरात की जो असेंबली की सदस्य संख्या है कुल 182, तो जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें अगर बाईकैमरल हाउस नहीं है यानी विधान परिषद नहीं है तो विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है उसका 15% अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो गुजरात में 27 मंत्री हो सकते हैं, अब 26 मंत्री हो गए हैं मुख्यमंत्री को मिलाकर। तो एक मंत्री की गुंजाइश रह गई है, लेकिन जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, सारे मंत्रियों से इस्तीफा ले लिया गया था, जिनमें से 6 मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, 10 मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर हो गया, उनको हटा दिया गया है। कुल 19 नए चेहरे शामिल किए गए हैं, 6 जो पुराने हैं उनके अलावा नए लोगों को शामिल किया गया है। उनमें 2 नाम खास तौर से उल्लेख करने की ज़रूरत है। एक है अर्जुन मोढवाडिया, जो कुछ समय पहले तक गुजरात में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, राहुल गांधी के बड़े करीबी हुआ करते थे और उन्होंने गुजरात में जो स्थिति थी कांग्रेस की और राहुल गांधी का जो रवैया था उससे परेशान होकर पार्टी छोड़ दी। अब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बन गए। दूसरे रवीन जडेजा जो क्रिकेटर हैं, उनकी पत्नी हैं, पहली बार चुनाव जीती हैं और मंत्री बन गई हैं, राज्य मंत्री बनाया गया है। तो कुल मिलाकर जो काम हुआ था, जब विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस समय इस फैसले से पहले गुजरात में राजभवन में चाय पार्टी का आयोजन हुआ था सारे विधायकों मंत्रियों के लिए। राज्यपाल के यहाँ चाय पार्टी चल रही थी। चाय पार्टी के बाद अलग कमरे में बुलाकर सबको, सारे मंत्रियों को, अमित शाह ने कहा कि सबको इस्तीफा देना है, मंत्रिमंडल में फेरबदल हो रहा है और उस साथ ही ये भी कहा कि आप कल से जो है सरकारी गाड़ी लौटाने और सरकारी व्यवस्था जो भी है उसको छोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दीजिए, लेकिन ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तो कोई बोला नहीं और पता चला कि जो बदलाव हुआ उसमें मुख्यमंत्री को भी बदल दिया गया। विजय रूपाणी का भी इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और भूपेंद्र पटेल जो है वो मुख्यमंत्री बना दिए गए। भूपेंद्र पटेल के बारे में माना जाता है कि वो आनंदीबेन पटेल के आदमी हैं। आनंदीबेन पटेल ने ही पहली बार उनको कॉरपोरेशन का टिकट दिलाया था। भूपेंद्र पटेल इस बदलाव में बच गए हैं। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी में राज्य सरकारों के स्तर पर और संगठन के स्तर पर बदलाव की प्रक्रिया गुजरात से शुरू हो गई है। गुजरात की इस दूसरी घटना ने, जब पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा ले लिया गया, कामराज प्लान की याद दिलाती है, जब जवाहरलाल नेहरू ने अपने वरिष्ठ मंत्रियों और उसके अलावा जो वरिष्ठ या कहें कि जो ताकतवर मुख्यमंत्री थे उनके इस्तीफे ले लिए थे ताकि अपने लोगों को अपॉइंट किया जा सके, जो उनके लिए सुविधाजनक नहीं थे उनको हटाया जा सके। इसको कामराज प्लान का नाम दिया गया था, जो आज भी भारतीय राजनीति में बहुत इस्तेमाल होता है। तो उस समय के बाद ये इस तरह का परिवर्तन गुजरात में हुआ था 2021 में, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले। अब ये फिर हुआ है परिवर्तन। मेरा मानना है कि ये अधूरा है। हर्ष सांघी जो जैन समुदाय से आते हैं, वो अभी तक गृह राज्य मंत्री थे। उनकी छवि बड़ी अच्छी है, बड़े कुशल नेतृत्व वाले माने जाते हैं, कुशल प्रशासक माने जाते हैं। उनको सीधे उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। चर्चा पहले ये थी कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, भूपेंद्र पटेल को हटाया जाएगा, लेकिन अभी अब स्पष्ट नहीं है कि उनको चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या चुनाव के बाद। लेकिन इतना लगभग इस समय जो परिस्थिति है उसमें माना जा रहा है कि वो गुजरात के भावी मुख्यमंत्री हैं। सिर्फ तय ये होना है कि विधानसभा चुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव के बाद। दिक्कत इसमें सिर्फ इतना है कि
कि पटेल समाज के मुख्यमंत्री को हटाकर चुनाव में जाना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन गुजरात में भाजपा के लिए कुछ भी जोखिम भरा नहीं है। गुजरात में भाजपा की स्थिति ज़मीन पर बहुत अच्छी नहीं है। इसके बावजूद जो मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसकी स्थिति और ज़्यादा खराब है। आप अंदाज़ा लगाइए, भारतीय जनता पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी का 35 साल हो गए। पहले 5 साल 1990 से 1995 तक चिमन भाई पटेल के साथ जनता दल के नेता थे, वो मुख्यमंत्री थे, उनके साथ साझा सरकार थी। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, बीच में 1-1.5 साल का जो है शंकर सिंह वाघेला और राष्ट्रपति शासन का समय रहा। उसके अलावा लगातार भारतीय जनता पार्टी, या कहें 1997 से लगातार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है गुजरात में, यानी 28 साल से। तो उससे पहले का छोड़ भी दे तो 28 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अगर मुख्य विपक्षी दल उसका फ़ायदा उठाने की स्थिति में न हो, तो ये बताता है कि मुख्य विपक्षी दल की दुर्दशा क्या है। राहुल गांधी बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। पिछले दिनों गुजरात गए थे तो उन्होंने कहा था कि 2027 में हम फिर सत्ता में लौटेंगे। कैसे लौटेंगे? वहीं उनका बड़ा मशहूर एक डायलॉग आया था कि 3 तरह के नेता हैं गुजरात में कांग्रेस पार्टी में। एक जो शादी का घोड़ा है, यानी दिखाने के लिए, एक लंगड़ा घोड़ा जो ठीक से आगे बढ़ नहीं पाते, काम नहीं कर पाते, और एक रेस का घोड़ा। उनसे पूछा गया कि कौन क्या है, आज तक उन्होंने बताया नहीं कि गुजरात में उनकी पार्टी में कौन शादी का घोड़ा है, कौन लंगड़ा घोड़ा है और कौन रेस का घोड़ा है। तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन की शुरुआत की प्रदेश अध्यक्ष बदलने से। आर पाटिल बहुत ही प्रभावी प्रदेश अध्यक्ष थे। उन्होंने पूरा समीकरण बदला। जो 2022 के चुनाव, विधानसभा चुनाव का नतीजा है, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनकी योजना का, उनकी रणनीति का बहुत बड़ा योगदान है। पहली बार उन्होंने देश में प्रयोग किया, बूथ स्तर पर इतना बड़ा प्रयोग किया था कि बूथ स्तर पर एक पूरी बूथ कमेटी, बड़ी बूथ कमेटी बनाई थी, और उसके जरिए जिस तरह से लोगों तक पहुँचे, सीधे वोटर से संपर्क। और ये बूथ कमेटी जो आर पाटिल ने बनाई थी, ये जीवंत थी, लाइव थी, वर्किंग थी। आपको दूसरे प्रदेशों में भाजपा की जो बूथ कमेटियां हैं, उनकी लिस्ट ले लीजिए और आप बूथ कमेटी के सदस्यों को अगर आप फ़ोन कीजिए तो आपको पता चलेगा आधे से ज़्यादा, या हो सकता है 70-80% तक उन फ़ोन करिए तो वो कहेंगे, या तो फ़ोन मिलेगा नहीं, या वो कहेंगे कि हमको तो पता ही नहीं कि हम कमेटी के मेंबर हैं, हमसे किसी ने संपर्क नहीं किया। तो निष्क्रिय कमेटियां हैं। ये प्रयोग बहुत अच्छा था। इसकी शुरुआत 2013 में उत्तर प्रदेश में अमित शाह ने की थी, लेकिन वो डिसफंक्शनल हो गई है। उसका कारण है संगठन में जवाबदेही का अभाव, कि जिन पर जिम्मा है उनकी कोई जवाबदेही नहीं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। और इसका खामियाजा पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में, उससे पहले विधानसभा चुनाव में भी उसके संकेत मिलने शुरू हो गए थे, लेकिन कोई सुधार हुआ नहीं। 2024 में प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस में जो हुआ, ये बूथ कमेटीज़ के फेल्योर का, ग्राउंड लेवल पर बूथ मैनेजमेंट के अभाव का सबसे बड़ा प्रमाण है। जो लोग भी जिम्मेदार थे उस कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में मैनेजमेंट के लिए, उनसे कोई सवाल पूछा गया कि नहीं, किसी को मालूम नहीं। लेकिन किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे लगता नहीं है कि उनसे कुछ पूछा गया होगा, या उनके खिलाफ जब एक्शन नहीं हुआ तो बाकी लोगों के लिए संदेश है, जब प्रधानमंत्री के क्षेत्र में आप बिना काम किए सरवाइव कर सकते हैं तो बाकी लोगों की क्या बात। तो गुजरात में मेरा मानना है कि हर्ष सांघी गुजरात के भविष्य के मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश अध्यक्ष पहले आर पाटिल, जिसे सशक्त प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया, अब जो है हर्ष सांघी को सीधे उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये नोटिस है, मेरा मानना है, भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए, कि अब आपका समय पूरा होने वाला है। और बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने के बाद आप देखेंगे कई राज्यों में संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर बदलाव होना शुरू होगा। कहाँ से होगा, कौन बदलेगा, किसी को मालूम नहीं। किसे बदला जाना चाहिए ये सबको दिखाई दे रहा है, लेकिन जिसे बदला जाना चाहिए वो बदला जाएगा कि नहीं, ये कोई नहीं जानता।
तो गुजरात में इस बदलाव के जरिए, और वो भी बिहार विधानसभा के चुनाव के बीच में, इस तरह का बदलाव राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हर बार बहाना होता है कि इस राज्य का चुनाव चल रहा है उसके बाद होगा, उस राज्य का चल रहा है उसके बाद होगा। ये दिल्ली के विधानसभा चुनाव से शुरू हुआ है सिलसिला। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा, नियुक्ति होगी कि नहीं, कोई नहीं जानता है। लेकिन बिहार विधानसभा के चुनाव के बीच में पूरा मंत्रिमंडल गुजरात का बदल दिया गया है। इससे पहले कुछ दिन पहले प्रदेश अध्यक्ष को बदला गया था। तो बदलाव का किसी और राज्य के चुनाव से कोई संबंध नहीं है, ये पार्टी ने स्पष्ट कर दिया। दूसरी बात, पार्टी में सेंट्रलाइजेशन का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो पूरा हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। हाई कमान पर उंगली उठाने वाला, सवाल करने वाला कोई नहीं है। जो भी परिवर्तन होगा उसको मानने के अलावा कोई विकल्प किसी के पास नहीं है। मुझे नहीं लगता कि भूपेंद्र पटेल को भी पता रहा होगा कि उनके मंत्रिमंडल में इतना बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। तो मुख्यमंत्री, ज़्यादातर सभी मुख्यमंत्रियों को तो नहीं कह सकते, कुछ है मुख्यमंत्री जिनकी अपनी प्रतिष्ठा है और अपनी ताकत है, और वो 3-4 राज्यों से ज़्यादा में नहीं है। नाम मैं जानबूझकर नहीं ले रहा हूँ, बेवजह का विवाद होगा इसलिए नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ। लेकिन बाकी जगह पर मुख्यमंत्री के होने न होने का कोई मतलब नहीं है, वो केवल शोभा की वस्तु है। उनको बना दिया गया है मुख्यमंत्री, ये उन पर एहसान है, उनको ये एहसान मानकर चुपचाप बैठे रहना चाहिए, ये संदेश है। अब इसके कारण आप देखिए कि कांग्रेस का जो पतन शुरू हुआ वो इसी तरह की प्रक्रिया से शुरू हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रक्रिया को रोका नहीं, इस तौर तरीके में बदलाव नहीं किया, तो आज और कल में तो कुछ नहीं होने जा रहा है। 2 साल, 4 साल, 5 साल और शायद 10 साल में भी ना हो, लेकिन उसके बाद होना शुरू होगा, उसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो गुजरात का प्रयोग जो है वो अच्छी खबर भी है, बुरी खबर, दोनों एक साथ है। अच्छी खबर ये है कि हाईकमान का, यानी केंद्रीय नेतृत्व का पूरा प्रभाव है पार्टी पर, पूरी पकड़ है पार्टी पर। ये होना भी चाहिए। डेमोक्रेसी में बहुत ज़रूरी है कि जो सबसे बड़ा नेता है उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हो, उसके कहने के मुताबिक, उसकी इच्छा के मुताबिक पार्टी और सरकार चले। लेकिन इस कदर सेंट्रलाइजेशन होना कि कोई चू न कर सके या इसके बारे में सोच भी न सके, ये स्थिति जो है वो तुरंत कोई असर नहीं दिखाती है। ये इसका असर बहुत धीरे धीरे होता है और लंबे समय में होता है। तो क्या गुजरात में जो शुरुआत हुई है वो सिलसिला दूसरे प्रदेशों में भी चलेगा? सवाल इस बात का है। गुजरात में ये दूसरी बार, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, दूसरी बार डिप्टी सीएम बनाया गया है। इससे पहले जब विजय रूपाणी को बनाया गया था सीएम, आनंदीबेन पटेल को हटाने के बाद, तब नितिन पटेल को डिप्टी सीएम बनाया गया था। हालांकि उन्होंने उस समय मना कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये मोदी और अमित शाह के राज में पहला प्रयोग था कि पटेल समुदाय के किसी मुख्यमंत्री को हटाकर गैर पटेल समुदाय का मुख्यमंत्री बनाया जाना। हालांकि ये इस प्रयोग की शुरुआत जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के समय ही हो गई थी, जब केशुभाई पटेल जैसे कद्दावर नेता को भाजपा के, मेरा ख्याल है अब तक के मोदी को अगर आप छोड़ दें तो सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े जनाधार वाले नेता, सबसे बड़े समाज के एकमात्र नेता जिनकी लीडरशिप को लेकर कोई सवाल नहीं था, उनको हटाकर नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। और ये फैसला उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का फैसला भविष्य की दृष्टि से बहुत सही साबित हुआ, भाजपा के भविष्य की दृष्टि से भी सही साबित हुआ। लेकिन अब जो प्रयोग हो रहे हैं, क्या वो भी ऐसा होंगे, इसके बारे में तो भविष्य ही बताएगा। लेकिन अब जो हो रहा है ये सिलसिला तेज होने वाला है। आप बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे का इंतज़ार कीजिए, उसके बाद मुझे लगता है तेज़ी से फैसले होंगे, चाहे वो संगठन के स्तर पर हों, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल के स्तर पर हों। केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरा पहले से मानना था, 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले से, कि चुनाव जीतने के बाद भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने
मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल करेंगे, लेकिन सीटें कम हो गईं, उसका दबाव था, उस कारण वो फेरबदल टल गया। लेकिन मुझे लगता है बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का अगर फैसला हो जाता है तो उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल होगा। गुजरात की तरह होगा ये तो नहीं कह सकता, लेकिन उसके आसपास होगा ऐसा अनुमान है। क्योंकि ये जो मंत्रिमंडल बनेगा, नया मंत्रिमंडल जो बनेगा फेरबदल के बाद, पुनर्गठन के बाद, वो उसका ज़्यादातर हिस्सा कंटिन्यू करेगा अगले यानी 2029 के लोकसभा चुनाव तक। तो 2029 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होगा, ऐसा मुझे लगता है। होगा क्या, ये आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।